नमस्कार मेरे प्रिय बालकों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे और आपका स्वागत है आपके प्यारे से चैनल अपने CGL 9th में। बच्चों, हमने क्लास 9th का चैप्टर 1 स्टार्ट किया था, तो उसी पे आज हमने थर्ड पार्ट बनाया है। इससे पहले पार्ट 1 एंड पार्ट 2 कंप्लीट हो चुके हैं, तो आप लोगों ने अगर पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो उसे देखिए, फिर पार्ट 3 पर आइए। ठीक, तो एक बार रिवाइज करते हैं कि हमने पिछले पार्ट में क्या पढ़ा था। तो हमने पढ़ा था फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, याद आया कुछ? उसमें हमने क्या पढ़ा था? सॉलिड, लिक्विड, गैस, और दो और स्टेट हमने पढ़े थे, प्लाज्मा और BEC यानी बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक, तो अभी हम आगे क्या करने वाले हैं, वही जो हमारे मेन स्टेट थे, सॉलिड, लिक्विड, गैस थे ना, तो उनके बारे में हम ब्रीफ में पढ़ेंगे कि उनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है प्रॉपर्टी है सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो प्रॉपर्टीज दी हुई हैं, यहाँ पर 7 प्रॉपर्टीज हैं, उनके बारे में हम ब्रीफली पढ़ेंगे। चलिए, तो पहली प्रॉपर्टी कहती है शेप एंड वॉल्यूम, कि हमारे पास जो सॉलिड, लिक्विड, गैस है, इनके शेप और वॉल्यूम कैसे होते हैं। चलिए, तो जो सॉलिड है उसका जो शेप होता है और वॉल्यूम वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, मतलब कभी चेंज नहीं होता है, फिक्स रहता है। अब इसका एग्जांपल तो आप भी देख सकते हो। वॉल्यूम मतलब क्या होता है, मतलब कि उसका वजन, जो जगह वो घेर रहा है, ठीक, वो वॉल्यूम कभी भी बदल नहीं सकते है। मतलब इसमें से अगर ये मार्कर है तो जितनी जगह घेर रहा है हमेशा उतनी ही जगह घेरेगा। ठीक, अगर आप इसका शेप चेंज करना चाहते हो तो शेप चेंज कर सकते हो, लेकिन इसका यही बात है ना कि ये मार्कर है तो जैसा मार्कर बना हुआ है तो ये इतना ही रहेगा। तो इसकी जो शेप है, आप इसको ऐसे दबाकर इसको ऐसे पिघला तो नहीं सकते हो ना कि इसको उठा के आधा कहीं और रख दिया, ऐसा नहीं कर सकते। जो उसकी शेप होती है वो हमेशा फिक्स्ड रहती है। ठीक, इसका वॉल्यूम और शेप दोनों ही क्या होगा, फिक्स होगा। बात करते हैं लिक्विड की, तो लिक्विड का जो वॉल्यूम है वो फिक्स रहता है पर शेप फिक्स नहीं होता है। लाइक जैसे आपने पानी लिया, एक गिलास पानी लेंगे, ठीक, अब उसको हम एक थाली में डाल देंगे वो पानी, तो आप देखोगे जो ग्लास में उसका शेप था, थाली में उसका शेप वैसा नहीं रहता, वो फैल जाता है। लेकिन एक गिलास पानी की जो क्वांटिटी है वो क्वांटिटी तो उतनी रहेगी, उसका क्वांटिटी ज्यादा या कम तो नहीं हो जाएगा। तो इसीलिए जो उसका वॉल्यूम होता है वो फिक्स्ड होता है और जो उसका शेप होता है वो चेंज हो सकता है। ठीक, आइए गैस की बात करते हैं। तो इसमें क्या होता है, गैस का कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं होता, कोई फिक्स शेप नहीं होता। आप देख सकते हो कोई भी गैस है, ठीक, आप उसे आपके आस पड़ोस में गैस ही तो है, इसका कोई वॉल्यूम है या फिर कोई शेप, आप देख सकते हो इसका शेप क्या है। तो इसीलिए गैस का कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं होता, कोई फिक्स शेप नहीं होता। आइए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ आगे बढ़ते हैं, कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब आप उसे कितना दबा सकते हो। ठीक, आप सॉलिड को आप कितना ही दबाओगे, कितना दबाओगे, कितना भी दबा लोगे वो सॉलिड ही रहने वाला है, तो ये इनकम्प्रेसिबल होता है। आगे जो हमारा लिक्विड है उसको थोड़ा सा आप दबा सकते हो, ठीक है, तो बहुत कम ही आप दबा सकते हो, लेकिन इसको भी हम इनकम्प्रेसिबल आगे कंसीडर करते हैं। चलिए, जो गैस होती है वो बहुत ही ज्यादा कंप्रेसिबल होती है, आप गैस को कंप्रेस करके रख सकते हो। जैसे कि आपने सुना होगा LPG, ठीक है, CNG, ये जो गैसेस होती हैं इनको कंप्रेस करके ही, जैसे गैस है उसको प्रेशर को थोड़ा सा कम करके, प्रेशर ज्यादा करके और उसको कूल करके लिक्विड फॉर्म में लाया जाता है, और सॉलिड भी हम कर सकते हैं। तो मतलब गैस को हम बहुत ज्यादा कंप्रेस कर सकते हैं। चलिए आगे नेक्स्ट हमारी जो प्रॉपर्टी है वो है रिजिडिटी। रिजिडिटी क्या होता है कि वो कितना कठोर है, कितना मजबूत है। तो सॉलिड तो कठोर होता है, मजबूत होता है, रिजिड होता है, लेकिन जो हमारा लिक्विड है वो रिजिड नहीं होता, और गैस तो रिजिड होता ही नहीं है। ठीक है, आपको भी पता है ये बात। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं, हार्डनेस। ये भी बात हो गई कि हार्डनेस, सॉलिड हमेशा क्या, तो बहुत ज्यादा हार्डेस्ट होता है, और जो लिक्विड है वो नॉट हार्ड, और गैस क्या है, नॉट हार्ड। ठीक, अगली प्रॉपर्टी फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी का मतलब बहने की स्थिति, कौन बह सकता है। अब ये जैसे मार्कर है, इसको अगर मैं थोड़ा ऐसे रख दूं, ऐसे रख दूं, ये बह जाएगा क्या, कि बह के वहां चला गया, ऐसे तो नहीं होता है ना। हम भी क्या है, सॉलिड है, अगर ऐसा होता है खड़े हैं और बह गए, वो तो कहते हैं हम तो बह गए, वो ऐसा नहीं है, हम बहते नहीं है। ठीक, हम फ्लो नहीं कर सकते हैं, तो कैन नॉट फ्लो, सॉलिड फ्लो नहीं करते हैं। लेकिन जो लिक्विड है, पानी तो बहता है ना, पानी तो बहता सबको पता है, और जो गैस है वो भी बहती है, तो ये दोनों के दोनों फ्लो कर सकते हैं। कैन फ्लो, कैन फ्लो, लिक्विड जो है वो फ्लो कर सकती है और जो गैस है वो भी फ्लो कर सकती है, लेकिन सॉलिड फ्लो नहीं कर सकता। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी डेंसिटी।
डेंसिटी, ठीक है। तो सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी होती है? हमारे सॉलिड की हाईएस्ट डेंसिटी होती है। और जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी क्या होती है? लेस देन सॉलिड बट मोर देन गैस। गैस से डेंसिटी ज्यादा होती है और सॉलिड से कम होती है। मैंने आपको शुरुआत में ही, अगर आपने पार्ट 1 देखा होगा, सॉरी पार्ट 2 में है ये टॉपिक, कि मैंने आपको बताया था कि जैसे कि यहाँ पर एक मैंने कंटेनर ले लिया है, सेम साइज का कंटेनर। अब इसके अंदर जितने पार्टिकल्स आ सकते हैं, जितने पार्टिकल्स आ सकते हैं, ये डेंसिटी को दर्शाता है कि कितनी जगह में, कितनी एरिया में हमने कितना पार्टिकल रखा है। तो सॉलिड के कम जगह में सॉलिड के ज्यादा पार्टिकल्स आ सकते हैं, तो सॉलिड की डेंसिटी क्या होगी? बहुत ज्यादा। अब उतना बड़ा ही कंटेनर है, लेकिन लिक्विड के पार्टिकल्स सॉलिड से कम होंगे, लेकिन गैस से क्या होंगे? ज्यादा। और गैस के पार्टिकल्स कम ही होते हैं, ठीक है। तो मतलब कि डेंसिटी गैस की सबसे कम होती है, सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी होती है? सॉलिड की। और जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी सॉलिड से तो कम होती है, लेकिन गैस से ज्यादा होती है, ठीक। तो डेंसिटी की बात करें तो सॉलिड की हाईएस्ट डेंसिटी होगी, जैसा कि आप देख सकते हैं। एक ही साइज का अगर कंटेनर लेंगे तो सबसे ज्यादा सॉलिड के पार्टिकल्स भर सकते हैं, ठीक। उसके बाद लेस देन सॉलिड बट मोर देन गैस, लिक्विड की जो डेंसिटी है वो लेस देन सॉलिड होती है और मोर देन गैस होती है। और जो गैस की डेंसिटी है वो कम ही होती है, सॉलिड से भी और लिक्विड से भी, ठीक। आइए नेक्स्ट हमारा जो प्रॉपर्टी है उस पे चलते हैं। ये सबसे खास प्रॉपर्टी है काइनेटिक एनर्जी के बारे में। तो काइनेटिक एनर्जी को आप जरा ऐसे समझिए, जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो कितना मूव कर सकते हैं, ठीक। काइनेटिक एनर्जी होती है क्या है? द एनर्जी एसोसिएटेड बाय द मोशन ऑफ द पार्टिकल्स इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। मतलब कि ऐसी एनर्जी जो पार्टिकल के मोशन की वजह से होती है उसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। लाइक जिसके पास जगह ज्यादा होगी वो ज्यादा हिल डुल सकेगा। इसको मानते हो कि नहीं मानते हो आप, कि जिसके पास जगह ज्यादा होगी वो ज्यादा हिल डुल सकेगा, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, ठीक है। अब जैसे सॉलिड की बात करें तो सॉलिड के पास जगह कम होती है मूव करने की। मूव तो सारे पार्टिकल्स करते हैं, लेकिन सॉलिड के पार्टिकल्स के पास जगह कम होती है, तो वो कम मूव कर सकते हैं, इसलिए काइनेटिक एनर्जी सॉलिड की क्या होती है? लोवेस्ट। और लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में जगह होती है सॉलिड से ज्यादा पर गैस से कम। तो फिर उसकी काइनेटिक एनर्जी को भी हम ऐसे डिफाइन करेंगे, मोर देन सॉलिड बट लेस देन गैस, कि जो काइनेटिक एनर्जी है लिक्विड की वो सॉलिड से तो ज्यादा होगी लेकिन गैस से कम होगी। अब बताओ गैस की काइनेटिक एनर्जी कैसे होगी? गैस की काइनेटिक एनर्जी कैसे होगी? उसके पार्टिकल्स तो बहुत दूर दूर होते हैं, जिसका मतलब उनके पास बहुत ज्यादा जगह है मूव करने की, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम देख लें तो हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे सराउंडिंग में गैसेस होती हैं, ठीक। आप अगर परफ्यूम लगाओगे, मान लो परफ्यूम को ऐसे किया आपने एक जगह पे, तो कमरे के उस कोने तक कितनी जल्दी पहुंच जाएगा? पहुंच जाएगा ना जल्दी से। तो इसका मतलब गैस की काइनेटिक एनर्जी, चलने की क्षमता, वो ज्यादा है, ठीक है। सेम ऐसा होता है जब टेम्परेचर ज्यादा होता है तब भी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। अब जैसे कि आप एग्जांपल ले लो कि जब किसी चीज को गर्म किया जाता है तो उसके पार्टिकल्स बहुत जल्दी मूव करने लगते हैं, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी गैस में सबसे ज्यादा होती है और सॉलिड में काइनेटिक एनर्जी सबसे कम होती है, ठीक है। चलिए अब हम अपने अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है कि सबसे पहले तो हम ये देखते हैं, पिछली बार में हमने क्या पढ़ा था कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है ना। काइनेटिक एनर्जी में हम ये देखा था कि जो लिक्विड होता है, सॉरी जो गैस होता है उसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होती है और सॉलिड की काइनेटिक एनर्जी सबसे कम होती है, ठीक। तो अभी हम ये देखते हैं, हमने 5 स्टेट पढ़े थे ना, तो हम देखते हैं 5 स्टेट में कंपेयर करते हैं किसकी काइनेटिक एनर्जी कैसी है। तो ऑर्डर ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इन डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर इस कुछ ऐसा है कि सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी प्लाज्मा की। क्यों? क्योंकि गैस को भी और ज्यादा एक्सट्रीमली हमने हीट करके, यानी कि उसके पार्टिकल्स को और ज्यादा दूर करके हमने प्लाज्मा बनाया था, तो प्लाज्मा की काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, यानी उसके पार्टिकल्स बहुत ज्यादा तेज से मूव कर सकते हैं, ठीक। और उसके थोड़ा नीचे आए तो गैस की बारी आती है, गैस की काइनेटिक एनर्जी की, फिर उससे लोअर आए तो लिक्विड की, फिर सॉलिड की, फिर बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट की, ठीक है। तो यानी सबसे कम अगर काइनेटिक एनर्जी देखा जाए 5 स्टेट में तो सबसे कम होती है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट की, ठीक। और सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है प्लाज्मा की। लेकिन अगर आपके पेपर में पूछा जाएगा तो इन्हीं 3 स्टेट के बारे में पूछा जाएगा, तो सबसे कम काइनेटिक एनर्जी होती है सॉलिड की और सबसे ज्यादा होती है गैस की, बिकॉज ऑफ पार्टिकल्स, जिसके पार्टिकल्स जितने दूर होंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी, ठीक है। चलिए एक बेहतरीन क्वेश्चन जो कि आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में देखने को मिल जाएगा और कई बार पेपर में भी आया हुआ है, ठीक है। सोचने वाली बात है ये कि
क्वेश्चन है लिक्विड जनरली हैव लोअर डेंसिटी एज कंपेयर टू सॉलिड बट यू हैव मस्ट ऑब्जर्व दैट आइस फ्लोट ऑन वाटर, फाइंड आउट व्हाई। समझे इसका मतलब क्या हुआ? ये कह रहे हैं कि जिसकी डेंसिटी, अगर हमने दो चीजें ली हुई हैं, ठीक है, कुछ भी लिया हुआ है, जैसे लिक्विड है, सॉलिड है, ठीक, तो लिक्विड में जैसे हम वाटर का हम एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, वाटर की जो डेंसिटी होती है, अगर उसकी डेंसिटी से ज्यादा डेंसिटी वाली कोई चीज हम उसके अंदर डालते हैं तो क्या कर जाएगी? श्रिंक कर जाएगी, यानी कि डूब जाएगी। और जिसकी डेंसिटी कम होती है वो फ्लोट करेगा, ठीक है। तो डेंसिटी की बात करते हैं तो आपने देखा होगा कि सॉलिड की डेंसिटी, मैंने बताया था कि सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा होती है लिक्विड से, होती है कि नहीं होती है? और मैंने ये भी बोला था कि आइस जो है वो सॉलिड है, वो तो आपको भी दिखता है भाई कि आइस क्या होती है? सॉलिड होती है। और जो वाटर है वो क्या है? लिक्विड है। तो देखिए, जब वाटर लिक्विड है तो उसकी, और जो आइस है वो सॉलिड है, तो आइस की डेंसिटी लिक्विड से क्या होनी चाहिए? ज्यादा ही होनी चाहिए, है ना। तो मतलब कि जो आइस है वो वाटर के अंदर डूब जाना चाहिए। लेकिन आप एक अपने घर पे भी एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो कि जो वाटर है, वाटर के अगर आप आइस डालते हो तो वाटर के ऊपर आइस फ्लोट करती है। ऐसा क्यों? आइस तो सॉलिड है, उसको तो डूब जाना चाहिए। ऐसा क्या होता है कि आइस जो है फ्लोट करती है? चलिए इसके पीछे की साइंस समझते हैं हम। एक्चुअली होता क्या है कि ये नेचर है भाई, कि जो वाटर है, वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है? लिक्विड होता है। 25 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है? लिक्विड होता है, ठीक है। चलिए अब इसको हम क्या कर देते हैं? कूल, ठंडा कर देते हैं, ठीक है। तो आपको पता है कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए, है ना, सिकुड़ जाना चाहिए। जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा, वाटर कॉन्ट्रैक्ट करेगा तभी तो सॉलिड बनेगा, उसके पार्टिकल्स क्या आएंगे? पास में आएंगे। तो उसके लिए हमें क्या करनी पड़ती है? कूलिंग, है ना। किसी भी पार्टिकल्स को पास पास लाने के लिए हमें क्या करनी पड़ती है? कूलिंग। जैसे कि ठंडियों में क्या होता है कि आपके दोस्त अगर दूर दूर बैठे होते हैं तो आप क्या बोलते हैं? ठंड हो रही है, आराम से आ जाओ, सब पास पास में बैठते हैं ना, एकदम चिपक के। तो वही बात है कि जब हम कूलिंग करेंगे ना तो पार्टिकल्स पास में आने की कोशिश करते हैं, और जैसे ही हम हीट देते हैं ना पार्टिकल्स दूर दूर जाने की कोशिश करते हैं। तो वैसे ही जब मैंने वाटर को, नॉर्मली वाटर 25 डिग्री सेल्सियस जो हमारा रूम टेम्परेचर होता है उस पर वो क्या होगा? लिक्विड होगा। लेकिन जैसे मैं उसे कूल करती हूँ तो वो कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, और वो कॉन्ट्रैक्ट होता भी है। तो हम देखते हैं जैसे ही वाटर को हमने 25 डिग्री सेल्सियस से ला चुके हैं अब हम 4 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। अब क्या होता है? कुछ अलग होता है। अगर हम 4 डिग्री सेल्सियस के बाद वाटर को कूल करेंगे, ठीक है, वाटर को कूल करेंगे, तब वो क्या करेगा? एक्सपेंड करेगा। सही समझे हो, एक्सपेंड करेगा, यानी कि फैलेगा। अब इसका मैं आपको एक प्रैक्टिकल करने के लिए बोलूंगी, आप अपने घर पे भी कर सकते हो। कोई महंगी बोतल मत लेना, नहीं तो मम्मी बोलेंगी खराब कर दिया। तो बच्चों आपको क्या करना है? एक्सपेरिमेंट, थोड़ा साइंस वाले बच्चे बनते हैं, ठीक है। एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट करते हैं क्लास 9 से ही। तो आप क्या करना, कोई वो जो कोल्ड ड्रिंक की बोतल आती है ना बेटा, उसी को खराब करना। घर की अच्छी बोतलें खराब करोगे तो मम्मी बताना मत कि दीदी ने बोला था ऐसा, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि बोतल लेना है, उसके अंदर ना फुल एकदम पानी भरना, ठीक है, टॉप तक, कि उसमें भी एक जगह भी ना रहे, एकदम टॉप तक पानी भरना। फिर उसका कैप लगा के फिर उसको अंदर वाले फ्रीजर में रख देना ना, जहां पर बर्फ बनती है, ठीक है, अंदर वाले फ्रीजर में रख देना। और उसे अगले दिन जाकर आप निकालोगे तो हो सकता है कि आपकी बोतल कहीं ना कहीं से फट गई हो, या फिर ऐसा हो सकता है जब आप बोतल खोलने की कोशिश करोगे तो खुले ही ना। ऐसा क्यों होता है कि जो पानी आपने टॉप तक भरा था वो एक्सपेंड हो जाता है, यानी कि थोड़ा और बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वो एकदम जाम हो जाएगा, वो खुलेगा ही नहीं, ठीक है। आप खोलोगे भी तो आप देखोगे कि एकदम बड़ा सा आगे की तरफ उभार आया हुआ है। इसका मतलब यही होता है बेटा कि जब हम वाटर को पहले कूल करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट होता है, लेकिन जैसे ही 4 डिग्री सेल्सियस आता है और उसे हम कूल करना स्टार्ट करते हैं तब वो एक्सपेंड करना स्टार्ट होता है, ठीक। और कूल करेंगे तो वाटर हमारा 0 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पे थोड़ा और कूल करने के बाद क्या बन जाता है? आइस बन जाता है, ठीक है। आइस और वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है, फिर थोड़ी देर बाद वो आइस बन जाता है, ठीक। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है, मान लो कि ये पानी के पार्टिकल्स थे, ठीक है, ये पानी के पार्टिकल्स थे, थोड़ा पास पास थे, ठीक है। अब ये पानी के पार्टिकल्स हैं और मैंने ये क्या बना रखा है? आइस क्रिस्टल, यानी कि पानी के पार्टिकल्स जब उनको 4 डिग्री सेल्सियस के बाद थोड़ा और कूल किया जाता है तो वो अपने बीच में एक ऐसा शेप बना लेते हैं, ठीक है, अपने बीच में एक गैप रख लेते हैं, अपने बीच में एक गैप बना लेते हैं। और जब कोई चीज अपने बीच में गैप बनाना स्टार्ट करेगा तो फैलेगा ही ना। तो सेम यही होता है। ये देखो पानी के पार्टिकल्स, ये जो छोटे छोटे आपको कोने पे दिखेंगे ये पानी के पार्टिकल्स हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं?
ऐसे एक्सटेंड हो जाते हैं, अपने बीच में ऐसा गैप बना लेते हैं। आइस को और जूम करके देखा जाए तो उसके क्रिस्टल्स ऐसे ही दिखेंगे, ठीक है। तो यही एक लॉजिक है जिसकी वजह से पानी के पार्टिकल्स तो ऐसे पास पास थे, लेकिन जैसे ही आइस बनाने के उस पे आता है तब ये अपना एक शेप ले लेते हैं, और कुछ ऐसा शेप होता है जिसकी वजह से बीच में गैप होता है और इसकी डेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। आइस की डेंसिटी वाटर से कम हो जाती है, जिसकी वजह से वाटर के ऊपर आइस क्या करती है, फ्लोट करती है। तो यही रीजन है आइस फ्लोट ऑन वाटर, ठीक है। यही रीजन है कि आइस क्या करती है, फ्लोट करती है वाटर के ऊपर। तो हम ये समझ चुके हैं इसके पीछे का लॉजिक क्या है, और अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया है तो आप मुझे बता सकते हैं, इस टॉपिक को एक बार और रिपीट कर दिया जाएगा आपके लिए, ठीक है। वैसे तो आप बहुत समझदार हैं, फिर भी कोई बात नहीं। एक और प्यारा सा टॉपिक है डिफ्यूजन जिसे बोलते हैं, ठीक है। डिफ्यूजन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर को लेके, तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो क्या बोलता है ये कि द इंटरमिक्सिंग ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंस ड्यू टू मोशन ऑफ देयर पार्टिकल्स इन ऑर्डर टू गेट अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन, ठीक है। डेफिनेशन से आपको उतना समझ नहीं आया होगा तो मैं आपको बता दूं कि डिफ्यूजन होता क्या है। इसका डिफ्यूजन कहते हैं कि जो एक पार्टिकल, चाहे कितने भी प्रकार के पार्टिकल्स हो, अगर वो किसी के साथ मिल रहे हैं, किसी अदर पार्टिकल्स के साथ मिल रहे हैं सब्सटेंस के साथ, तो उसे डिफ्यूजन बोलते हैं। अब देखा जाए तो मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं कि एक इंसेंस स्टिक का, यानी कि अगरबत्ती अगर आप ऐसे रखते हो एक जगह पर तो क्या आपको उसकी स्मेल आती है? बिल्कुल नहीं, ठीक है। लेकिन अगर उसी अगरबत्ती को हम जला दें, ठीक है, ये लीजिए हमने अगरबत्ती को जला दिया, अब इसके जो पार्टिकल्स है, उसके पार्टिकल्स यहाँ पे, यहाँ से यहाँ होंगे, देखिए यहाँ पर आस पड़ोस में हवा होगी कि नहीं होगी, ठीक है। ये हमारे एयर के पार्टिकल्स हैं, ये हमारे एयर के पार्टिकल्स हैं, ये हमने बना दी आपकी नाक, ठीक है ये हमने आपकी नाक बना दी है, यहाँ पर आप हो, ठीक। अब ये एयर के पार्टिकल्स हैं, यहाँ पर जब हमने इंसेंस स्टिक को जलाया, यानी अगरबत्ती को हमने जलाया, तब यहाँ पे इसके जो पार्टिकल्स होंगे यहाँ पर इसकी कंसंट्रेशन हाई हो जाएगी, यहाँ पर एयर के पार्टिकल्स भी थे और इसके जो अगरबत्ती के जो पार्टिकल्स जले हैं वो भी बाहर निकलेंगे, तो मतलब यहाँ पर हाई कंसंट्रेशन हो जाएगा पार्टिकल्स का, मतलब कि यहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं वो ज्यादा रहेंगे। इनको यूनिफॉर्म कंपोजिशन करना होता है, यानी कि हर जगह पर समान तरीके से पार्टिकल्स हो। तब क्या करते हैं कि अब ये जो इसका है टेम्परेचर भी हाई होगा, तब क्योंकि जला है तो फिर इसका टेम्परेचर क्या होगा, इस पार्टिकल का, ये जो जला हुआ पार्टिकल्स आ रहा है इसका क्या होगा, टेम्परेचर ज्यादा ही होगा आस पड़ोस के हिसाब से जो एयर है। तो एयर क्या करती है, इस पार्टिकल को हर जगह पहुंचाने की कोशिश करती है। तो ये जब पार्टिकल्स एयर के साथ मिक्स होकर हमारे नोज तक आते हैं और हमें स्मेल आती है, ठीक है। सेम एक एग्जांपल हम ये भी ले सकते हैं, जैसे कि आपकी मम्मी किचन में खाना बनाती है, ठीक है। अब जब खाना वो बनाती हैं तो मान लो कोई अच्छी सी चीज बन रही है, ठीक है, आपकी फेवरेट चीज जो भी आप समझ लो, मान लो मटर पनीर बन रही है आपके घर पे, ठीक है। तब आपको दूसरे कमरे में रहोगे और जैसे ही मसाला सब पड़ता है और गरम गरम उसकी भाप निकलती है तो हमें खुशबू आ जाती है उसकी, ठीक है। लेकिन कभी कोई ठंडा खाना मान लो बनाकर रख दिया है, मतलब 4-5 घंटे हो चुके हैं, ठीक, फिर आप दूसरे कमरे में बैठे हो तो आपको कोई स्मेल नहीं आने वाली। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसके पार्टिकल्स के पास काइनेटिक एनर्जी नहीं है, ठीक है, उसके पास उतना टेम्परेचर नहीं है कि वो पार्टिकल के साथ मिलकर आ सके, ठीक। जब वो गर्म खाना होता है उसकी स्मेल हमारे तक जल्दी क्यों आ जाती है? क्योंकि वहां पे जो पार्टिकल्स हैं वो गर्म है, मतलब उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, ज्यादा है। जिन काइनेटिक एनर्जी होती क्या है, मोशन करने के लिए ना, तो मतलब कि ये जो हमारा डिफ्यूजन है, डिफ्यूजन ये डिपेंड करता है कि काइनेटिक एनर्जी कितनी है, ठीक है। ये डिपेंड करेगा कि काइनेटिक एनर्जी कितनी है। काइनेटिक एनर्जी अगर पार्टिकल्स की ज्यादा होगी तो डिफ्यूजन भी क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक। एक एग्जांपल हम ये भी ले सकते हैं कि मान लो कि पानी रखा हुआ है, नॉर्मल पानी, और एक हमारा है गर्म पानी। आप करके देख सकते हो अपने घर पे कि नॉर्मल पानी में अगर आप इंक डालोगे या फिर कोई कलर डालोगे, उजाला नील डाल के देख लेना कि एक बूंद आप डालना और वहीं पर साथ में ही एक बूंद आप डालना गर्म पानी में, तब गर्म पानी में जो पार्टिकल्स हैं नील जल्दी से घुल जाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि पानी का जो पार्टिकल्स थे उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या थी, ज्यादा थी। तो यही एक रीजन होता है कि जब कोई चीज गर्म होती है तो उसकी खुशबू हमारे तक जल्दी आ जाती है, क्योंकि उसके पार्टिकल्स के पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है और वहां पर हाई कंसंट्रेशन से हमें सारी जगह पे कंसंट्रेशन पार्टिकल्स की बराबर करनी पड़ती है, ठीक है। आई होप आपको ये वाला टॉपिक समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। आगे हमें पढ़ने से पहले एक टॉपिक समझना पड़ेगा, वो है टेम्परेचर स्केल के बारे में, ठीक है। अभी तक आप लोग टेम्परेचर किसे बोलते आए हो?
डिग्री सेल्सियस, हाँ डिग्री सेल्सियस, यही आपका कॉमन होगा जो आप बोलते हुए आए हो। लेकिन आगे चल के आपको पढ़ना पड़ेगा फ़ारेनहाइट के बारे में और केल्विन के बारे में। केल्विन तो आपके लिए कुछ नया ही होगा, ठीक है। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं अपना बॉडी टेम्परेचर चेक कराने के लिए, तब आपको क्या लगता है कि आपको बोलते हैं ना कि 99 डिग्री सेल्सियस बोलते हैं नहीं, 99 है आपका टेम्परेचर या फिर 98, तो आपको डिग्री सेल्सियस बोला जाता है? नहीं, वो फ़ारेनहाइट में होता है, ठीक है। अगर 99 98 हमारा अगर टेम्परेचर हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस तो बॉइलिंग पॉइंट होता है, मतलब कि पानी उबलने लगता है, ठीक। तो क्या हम उबलने लगते हैं? ऐसा नहीं है। तो जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं जब चेकअप कराने के लिए, तो हमारा टेम्परेचर वो फ़ारेनहाइट में बताते हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं कि जो टेम्परेचर स्केल है, मेनली आपको 3 चीजें पढ़नी है, वो है डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट है और केल्विन है, ठीक। एक चीज आप याद रखना कि जो सेल्सियस है उसको डिग्री सेल्सियस ऐसे लिखा जाता है, यानी सी और उसके ऊपर ऐसे डिग्री लगाई जाती है, और फ़ारेनहाइट है उसके ऊपर एफ लिखा जाता है और डिग्री लगाया जाता है, यानी फ़ारेनहाइट को भी हम क्या बोलते हैं? डिग्री फ़ारेनहाइट। लेकिन जो हमारा केल्विन है, जो हमारा केल्विन है उसका सिर्फ के लिखा जाता है, इट मीन्स उसके ऊपर कोई डिग्री नहीं लगती है, तो सबके ऊपर डिग्री नहीं लगा देना है, तो केल्विन केवल के लिखा जाएगा, ठीक। अच्छा, केल्विन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि केल्विन जो है वो एसआई यूनिट है टेम्परेचर की। मतलब आप अगर कहीं लिखने में, यानी कि फिजिक्स में या केमिस्ट्री में आगे जब आप पढ़ोगे, तो आगे चल के अगर आप टेम्परेचर लिखोगे तो आप केल्विन में ही लिखोगे, क्योंकि वो एसआई यूनिट है। एसआई यूनिट का मतलब समझते हो ना आप? इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक है चलिए, एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर है, एब्सोल्यूट स्केल। अच्छा, एब्सोल्यूट क्या होता है? इट मीन्स कि ये पॉजिटिव हो सकता है, 0 हो सकती है इसकी वैल्यू, पर कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। मतलब कि जो डिग्री सेल्सियस है इसका भी हमने नेगेटिव में देखा है कि -4 डिग्री सेल्सियस हो गया है ना। आपके फ्रिज में भी आप बड़ी बड़ी फ्रिज आ चुके हैं जब -25 डिग्री सेल्सियस, बहुत माइनस में ले जा सकते हैं डिग्री सेल्सियस में। फ़ारेनहाइट भी माइनस में जाता है, लेकिन एक केल्विन ही ऐसा है स्केल जिसमें हम नेगेटिव में नहीं ले जा सकते। 0 केल्विन, एब्सोल्यूट 0 माना जाता है। मतलब कि हमारे पूरे संसार में अभी तक 0 केल्विन के नीचे तो गया ही नहीं कोई, 0 केल्विन ही नहीं गए हैं। बस हम ये समझ सकते हैं कि 0 केल्विन तक जाया जा सकता है, तो नेगेटिव की तो आप बात छोड़ दो, ठीक है। तो मतलब कि कैन बी 0 और पॉजिटिव बट नो नेगेटिव वैल्यू, केल्विन को कभी नेगेटिव वैल्यू में नहीं लिया जा सकता। तो ये कुछ हमारे स्किल्स थे, इनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आप उन क्वेश्चंस करेंगे। चलिए, उन क्वेश्चंस को आपको मैं कराने का तरीका बताती हूँ। आपको ये कुछ फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, ये फ़ारेनहाइट वाला, सेल्सियस वाला और ये केल्विन। बेटा ये वाला ना आपके एनसीईआरटी में है, इसमें बदलने को आ सकता है कि केल्विन से सेल्सियस में बदलिए, सेल्सियस से केल्विन में बदलिए। तो मतलब मेनली आपका यही एक फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। और ये फ़ारेनहाइट और सेल्सियस, इसको भी आप याद रखेंगे, हो सकता है आ जाए, ठीक है। तो क्या होता है कि अगर आपको फ़ारेनहाइट में, अगर को सेल्सियस में दिया हो, कोई बोल दे कि 32 डिग्री सेल्सियस आपको दिया गया है, 32 डिग्री सेल्सियस, और इन्होंने कहा कि इसको आप ना मुझे फ़ारेनहाइट में करके बताओ, डिग्री फ़ारेनहाइट में करके बताओ। तो आप इस फॉर्मूले में देखो, डिग्री फ़ारेनहाइट लिखा हुआ है 9/5, अब ये मल्टीप्लाई में आप क्या कर दोगे, डिग्री सेल्सियस आपको कितना दिया हुआ है 32, और प्लस में 32, ये फॉर्मूला है, ठीक है। यहाँ पर डिग्री सेल्सियस था, आपको बस सिंपली पुट कर देना है, ये मल्टीप्लाई में है, आपको डिग्री सेल्सियस यहाँ पर पुट कर देना है, आप इसको सॉल्व करोगे फ़ारेनहाइट में आ जाएगा। सेम ऐसे ही डिग्री सेल्सियस में आपको फ़ारेनहाइट में कुछ दे रखा है, बोला फ़ारेनहाइट दे रखा है 48 डिग्री फ़ारेनहाइट दे रखा है, ठीक है। अब बोला इसको ना कि आप ना इसे सेल्सियस में चेंज करके दिखाओ, तो आप क्या करोगे कि फ़ारेनहाइट की जगह पर ये वाली वैल्यू रख दोगे 48 और इसको सॉल्व करोगे तो डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा। सेम केल्विन के साथ, केल्विन इज इक्वल टू में क्या दे रखा है, के इज इक्वल टू में 273 प्लस में डिग्री सेल्सियस, प्लस में डिग्री सेल्सियस, मतलब डिग्री सेल्सियस में दे रखा है आपको कोई वैल्यू, बोला कि मान लो दे रखा है 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ये हमारा रूम टेम्परेचर है। तो केल्विन में आप कितना बोलोगे कि कितना होगा रूम टेम्परेचर, तो के इज इक्वल टू में 273 प्लस में डिग्री सेल्सियस कितना है 25, मतलब हमारा रूम टेम्परेचर केल्विन में कितना होगा आपको ये बताना है। 892 लीजिए, केल्विन आ गया 298 केल्विन, ये हमारा रूम टेम्परेचर होता है केल्विन पे। लेकिन हमारा जो डिग्री सेल्सियस में वो कितना होता है 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस यानी जिसपे हमारी जो वाटर है वो आइस बन जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस, अगर मैं उसे केल्विन में बोलूं तो कितना होगा, तो कुछ नहीं, आपको प्लस 0 कर देना है, प्लस 0 का मतलब 0 ही होता है, आपको पता है 273 केल्विन।
मतलब केल्विन कितना हो जाएगा 273। सेम वैसे यहाँ पर अगर मैं बोल दूं कि 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस को आप केल्विन में बताओ बेटा, कि 100 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बताओ, जिसमें वाटर क्या हो जाता है, बॉयल होने लगता है, यानी उबलने लगता है 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो उसे आप केल्विन में कैसे बताओगे? तो आपको क्या करना है, सिंपली जहां डिग्री सेल्सियस है वहां पर 100 कर दो, तो क्या हो जाएगा 373 केल्विन। मुश्किल है क्या? कुछ मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको कई बार बोला जाएगा कि केल्विन में कुछ दे रखा होगा, डिग्री सेल्सियस में कर देना है, तो आप केल्विन में पुट कर दोगे। चलिए एक क्वेश्चन हम ऐसे भी कर लेते हैं कि केल्विन में दे रखा है, ठीक। मान लीजिए केल्विन आपको दे रखा है 473, ठीक है, 473 आपको केल्विन दे रखा है, और इन्होंने कहा कि आप मुझे चेंज करके बताओ डिग्री सेल्सियस में। तो बोलेंगे ठीक है भाई, हमको फॉर्मूला पता है, K इज इक्वल टू 273 प्लस में डिग्री सेल्सियस, तो हम केल्विन को क्या करेंगे 473, ठीक, यहाँ पर 273 प्लस में डिग्री सेल्सियस। अभी यहाँ पर प्लस में, इधर आके क्या होगा माइनस में, तो 473 माइनस में 273 इज इक्वल टू में डिग्री सेल्सियस। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ही पता है डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा 200 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा हमारा आंसर। ऐसे ही बेटा दिया हुआ होता है, आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, केल्विन से डिग्री सेल्सियस और डिग्री सेल्सियस से केल्विन। और अगर बहुत ज्यादा टफ बनाएंगे तो आपको ये क्वेश्चन दे सकते हैं, तो आपको इसमें से एक ये याद रख लेना, बाकी के आप इधर उधर करके बना लोगे, ठीक है। यही तो क्या है, मल्टीप्लाई, जो डिवाइड में था उसको मल्टीप्लाई में किया है, जो प्लस में था वो माइनस में किया है, ठीक है। एक ये याद रख लेंगे और एक ये कर लेंगे, तो आपको जो टेम्परेचर स्केल है उसको कन्वर्ट करने में कोई कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम आगे जो पढ़ने वाले हैं बेटा, उसके लिए ये चीज जरूरी है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, हम यही पढ़ने वाले हैं कि कैसे सॉलिड से लिक्विड में जो चेंज होता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसके टर्म्स क्या होते हैं, ठीक है, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, काफी लंबी वीडियो हो चुकी है, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद।